ये काशी है, शिव की नगरी। लेकिन क्या आज ये नगरी इंसानों की बची है? एक 19 साल की लड़की 7 दिन तक 23 दरिंदों के बीच थी। किसी को खबर नहीं हुई, किसी ने रोका नहीं। क्या अब महादेव की नगरी में राक्षस खुला घूमते हैं? क्या पुलिस सो रही थी या उन्हें दिखना बंद हो गया है? यूपी में माफियाओं का अंत हो रहा है, ठीक है, लेकिन बलात्कारी क्यों बढ़ते जा रहे हैं योगी जी? और हां, आज यहां किसी गुंडे या माफिया की कहानी नहीं सुना रहा, इसलिए कोई ये मत पूछिएगा कि सवाल योगी जी से क्यों कर रहे हैं। सपा की सरकार में तो इससे भी बड़ा कांड हुआ था। तो जो इस मुद्दे पर राजनीति करने का सोच रहे हैं वो भी शर्म करो। और शर्म केवल बनारस के लोगों को नहीं आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम पुरुषों को आनी चाहिए, जहां हर कुछ दिनों में ऐसी कोई ना कोई खबर आ ही जाती है। सवाल तो यह है कि क्या ये करने वाले आदमी अपनी बहन बेटी के बारे में नहीं सोचते हैं? क्या उनकी खुद की बहन बेटी सुरक्षित है? क्या आप ऐसा होते हुए देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो? कल को आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा होगा तो क्या करोगे? शर्म तो उन मीडिया हाउस को भी आना चाहिए जो मिर्च मसाला देखते ही कैमरे के साथ इलाके को छावनी में बदल देते हैं। लेकिन यहां एक लड़की के साथ कई दिनों तक होटल, कैफे, गोदाम, यहां तक कि गंगा घाट पर भी दरिंदगी होती रही, पर सबने इसे एक नॉर्मल खबर की तरह टरका दिया। जहां हर गली में शिव का नाम गूंजता है, जहां लोग कहते हैं कि खुद भोलेनाथ बसते हैं, लेकिन इसी बनारस की दीवारों के पीछे एक ऐसी चीख गूंज रही है जो न मंदिर के घंटे रोक पाए न गंगा की लहरें। और जब इन हैवानों को सरकार के बनाए कानून और पुलिस की लाठियों से ही डर नहीं लग रहा है तो और क्या कहना। और डर लगे भी कैसे जब एग्जाम्पल ही गलत सेट हो रहा है। यूपी में जहां एक तरफ गैंगस्टर और माफियाओं को एनकाउंटर की आड़ी तिरछी कहानी बनाकर खत्म किया जा रहा है, वहीं उसी यूपी में बलात्कारियों को पुलिस की नाकामी की वजह से छोड़ दिया जाता है। यकीन नहीं आ रहा तो आज की कहानी में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यहां ऐसे कई सवाल हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। A class 12 student has been allegedly गैंग केस में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 7 दिनों तक अलग अलग 23 लोगों ने लगातार इस लड़की के साथ एक 19 साल की लड़की जो 7 दिनों तक लगातार 23 दरिंदों के बीच थी, जिंदा थी, लेकिन शायद सिर्फ अपने शरीर में। उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी थी। 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच की यह घटना है, जब लड़की को उनके दोस्तों ने ही अगवा किया, फिर उसे कैफे में ले जाया गया, फिर होटल में, फिर एक गोदाम में बंद किया गया। हर जगह उसके साथ बलात्कार हुआ। 23 लोगों ने बारी बारी से उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। वो लड़की नशे की हालत में थी, उसे ड्रग्स दिए गए थे, वो होश में नहीं थी, लेकिन वो जिंदा थी। जरा सोचिए, 7 दिन तक वो लड़की उसी शहर में थी जहां हर गली में पुलिस है, हर चौराहे पर सीसीटीवी है। यहां तक कि सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश अब बदल गया है, डर का माहौल खत्म हो रहा है, लोग शहर में बेखौफ होकर घूम सकते हैं। लेकिन इस मामले में किसी को कुछ नहीं दिखा। न कैफे के मालिक ने कुछ कहा, न होटल के स्टाफ ने शक जताया, न गोदाम के आसपास के लोगों ने कोई हरकत महसूस की। यहां तक कि जब लड़की सड़क के किनारे बदहवास थी तो किसी और ने भी उसे उठाया, लेकिन मदद के लिए नहीं, उल्टे उस लड़की का फायदा उठाया। क्या यह शहर अब सच में अंधा हो गया है? क्या इंसानियत अब इतनी मर चुकी है कि एक बेसुध लड़की को देखकर भी किसी का दिल नहीं कांपा? क्या पुलिस को वाकई कुछ पता नहीं चला, या उन्होंने भी अपनी आंख मूंद ली थी? ये सब कुछ सुनकर सोचकर मेरी रूह कांप रही है।
साथ ही गुस्सा भी आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे देश में। आखिर वो दरिंदे कैसे परवरिश में पलते हैं जो ऐसी हरकतें करने की सोचते हैं? क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं? क्या उन्हें सिर्फ इज्जत लूटना सिखाया गया है? अपने ही दोस्त के साथ, उस दोस्त के साथ जिसके साथ वो पढ़ते थे। मुझे तो सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। सवाल ये कि इतने बड़े कांड के बाद अब पुलिस क्या कर रही है? अपराधियों को बचाने की कोशिश, क्योंकि अक्सर ऐसे केस में वो यही करते हुए देखे जाते हैं, ऐसे ही उन पर आरोप लगते हैं। इस केस में भी पुलिस की फुर्ती कुछ खास नहीं है। अब तक सिर्फ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 17 दरिंदे कहां हैं? कौन है? कैसे छूटे हुए घूम रहे हैं? क्या वाकई पुलिस उन्हें नहीं जानती है या फिर उन्हें बचाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल, इतने लोग, 1 2 या 3 नहीं, 23 लोग एक के बाद एक ही लड़की के साथ बलात्कार करते रहे, उसे नोच खाते रहे और किसी को खबर तक नहीं लगती है। कैसे? क्या कोई कैफे में देखने वाला नहीं था? होटल में उन्हें कमरा कैसे मिल गया? क्या पुलिस को दरिंदों के बारे में वहां से जानकारी नहीं मिल रही? आखिर चल क्या रहा है? कहीं ये केस बाकी और केस की तरह दबता तो नहीं चला जाएगा? क्योंकि ऐसा पहली बार कहां हो रहा है। दिसंबर 2024 की बात है। बिहार के भोजपुर में एक 12 साल की लड़की के साथ ऐसा ही होता है। इससे पहले सितंबर के महीने में 2024 के सितंबर के महीने में गया में एक 6 साल की बच्ची के साथ कुकर्म किया जाता है और फिर उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है। लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं, कोई अपराधी नहीं, कोई सजा नहीं, क्योंकि हमारा समाज सो रहा है और हम और आप सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता है, बार बार होता है, किसी न किसी के साथ तो होता ही है। नवंबर 2023 की बात है। शहर यही बनारस ही था जिस शहर की आज बात हम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जगह BHU कैंपस था। एक लड़की को रात के अंधेरे में अपने ही कैंपस के अंदर घसीटा गया। उसके साथ बंदूक के नोक पर गैंग हुआ, फिर उसे नग्न हालत में सड़क पर फेंका गया। दर्द, जख्म और जिल्लत के साथ वो लड़की किसी तरह बची, आसपास भागती रही, बचने की तमाम कोशिश की और बाद में उसने बताया कि आरोपी कौन थे। और जब आरोपियों के नाम सामने आए तो सब चौंक गए, क्योंकि आरोपी बीजेपी IT सेल से जुड़े लोग थे, यानी जिनके हाथ में बीजेपी सोशल मीडिया की कमान होती है, जो पार्टी के लिए ऑनलाइन लड़ाइयां लड़ते हैं। वो असल जिंदगी में दरिंदे निकले। पहले तो वो सभी कांड करने के बाद भागते रहे, लेकिन लोगों का गुस्सा फूटा तो केस भी दर्ज हुआ, वो गिरफ्तार भी किए गए और तीनों आरोपी जेल भी गए। लेकिन फिर क्या? लोग वक्त के साथ उस केस को भूल गए। इधर कुछ ही महीनों बाद उनकी बेल हो गई। एक एक करके तीनों आरोपी बाहर आ गए। कोर्ट ने कहा सबूत कमजोर है। तो क्या पुलिस उन आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाए जिन्होंने बंदूक की नोक पर IIT BHU की लड़की की इज्जत लूटी? ऐसे में माँ बाप या तो अपनी बेटी को बचा सकते हैं या फिर पढ़ा सकते हैं। और शर्म आनी चाहिए उस सरकार और पुलिस को, और साथ ही साथ उस समाज को भी जिसका हिस्सा हम और आप भी हैं। क्योंकि जो बेटी बनारस में पढ़ने आई थी, वो बलात्कारियों की रिहाई के बाद कहती है कि मैं डरती हूं, मुझे बनारस छोड़ना है। उसे अब पढ़ना नहीं है, उसे अब डर की वजह से बनारस छोड़ना है। सवाल उठता है, जब एक पीड़िता खुलेआम डर की जिंदगी जी रही है तो क्या यही न्याय है? क्या बेल इतना आसान हो गया है कि दरिंदे कुछ ही महीनों में फिर से आजाद हो जाए, या फिर पॉलिटिकल कनेक्शन होना ही बेल की गारंटी है? इतना सब जानने के बाद दिमाग में एक और पुराना केस घूमने लगता है, जहां ये केस कोई नॉर्मल जिंदगी केस नहीं, फिल्मी कहानी लगती है। कुलदीप सेंगर, बीजेपी के विधायक, 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करता है। यही पूर्व विधायक। लड़की की शिकायत पर कुछ नहीं होता है, उल्टा उसके पिता को पुलिस कस्टडी में मार डाला जाता है। फिर सबूत और गवाह मिटाने के लिए लड़की की गाड़ी को ट्रक से टक्कर मार दी जाती है।
गवाह मरते हैं, सबूत खत्म होते हैं, लेकिन केस चलता है। आखिरकार साल 2019 में सेंगर दोषी ठहराया गया, जेल भेजा गया, लेकिन आज भी वो बेल की मांग कर रहा है। कोर्ट उसकी अंतरिम बेल को भी एक्सेप्ट कर रही है। सोचिए, जो आदमी सत्ता में रहते हुए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसके पिता की हत्या हो जाती है और फिर भी वो अब बेल की मांग कर रहा है, तो क्या कानून वाकई बराबरी का है? और फिर याद आती है 2020 की वो दिल दहला देने वाली घटना, हाथरस कांड। भूले तो नहीं है ना? एक दलित लड़की के साथ गैंग होता है। लड़की को जानवरों की तरह मारा जाता है, जीभ काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, और जब वो दम तोड़ देती है तो पुलिस रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर देती है, बिना परिवार के इजाजत के, बिना किसी रीति रिवाज के। क्यों? क्या इसलिए कि केस मीडिया में ज्यादा ना उछले? क्या इंसाफ से ज्यादा जरूरी सरकार की छवि बन गई है? इन सारे केसों को जोड़कर देखिए तो हर केस में एक पैटर्न, या तो आरोपी राजनीतिक रसूख वाले हैं, या फिर केस को दबाने की कोशिश की गई है, या फिर पीड़िता को न्याय नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात, हर बार दरिंदे बेल पर बाहर आ जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या यूपी में बलात्कारी अब माफिया से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? अगर नहीं तो छूट कैसे जाते हैं? जब हर महीने एक नया रेप के सामने आता है तो पूछना जरूरी हो जाता है, माफिया तो खत्म कर दिए, अब इन बलात्कारियों का क्या? ये 23 लोग कौन हैं? क्या इनका भी इनकाउंटर होगा, या ये किसी पार्टी से जुड़े हैं इसलिए बच जाएंगे, या फिर इस मामले में कोई हाई प्रोफाइल कनेक्शन नहीं है, मिर्च मसाला नहीं है तो कोई सुध नहीं लेगा? क्या माँ बाप को न्याय के लिए दर दर भटकना होगा? ऐसे ना जाने और भी कितने सवाल हैं, लेकिन अब सिर्फ सरकार से सवाल करना ही काफी नहीं है, सवाल हम सब से भी है। सोचिए, वो लड़की 7 दिन तक दर्द में थी, वो हर जगह किसी न किसी के नजर में थी, फिर भी किसी ने मदद नहीं की। कोई एक फोन कॉल भी कर देता तो शायद उसकी हालत इतनी खराब ना होती। इससे पहले BHU वाली लड़की भी मदद मांग रही थी, लेकिन उसके साथ यही हुआ। तो क्या अब हमारी इंसानियत मर चुकी है क्या? क्या अब हर लड़की को अपने साथ हुए अत्याचार को खुद ही झेलना पड़ेगा? क्या आप भी उनमें से है जो सोचते हैं मुझे क्या लेना देना? तो फिर आप और वो जो 23 दरिंदे हैं ना, उसमें कितना फर्क रह गया? जरा सोचिए, खुद ही सोचिए। क्या बनारस अब शिव की नगरी रह गया है, या अब ये दरिंदों का अड्डा बन गया है? क्या यूपी अब बेटियों के लिए सुरक्षित है? क्या अब हर लड़की की किस्मत में चीख चुप्पी और शर्मिंदगी लिखी है? और सबसे बड़ा सवाल, हम सब कब बोलेंगे, कब खामोशी तोड़ेंगे, कब कहेंगे कि बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे? कुछ तो ऐसा हो जिससे उन दरिंदों में खौफ आए कि ऐसा करने का अंजाम क्या होता है। अगर आप वाकई इंसान हैं तो ये सवाल आपके भी है, और अगर आप चुप हैं तो याद रखिए, अगली बार शिकार आपका कोई अपना भी हो सकता है। इसलिए जवाब जरूर दीजिएगा। और इस तरह के गंभीर मुद्दे पर तो ऐसे कोई सवाल उठने ही नहीं चाहिए कि तुम सवाल इनसे क्यों कर रहे हो, वहाँ भी तो ऐसा होता है। मेरी कहानियों में कई बार जब मैं माफियाओं की कहानी सुनाता हूँ, जब मैं शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की कहानी सुनाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि बीजेपी से जुड़े भी तो बहुत सारे माफिया, तुम उनके बारे में क्यों नहीं कहते? जब मैं ब्रिजेश सिंह और अनंत सिंह और ऐसे कई बाहुबलियों की कहानी सुनाता हूँ, तब लोग कहते हैं कि तुम यार उनकी कहानी, उनके बारे में कुछ नहीं कहते। तो इस तरह के मुद्दों पर लोग बोलते हैं तो एक पल को मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर इस तरह की सवाल के और इस तरह के जवाब की अपेक्षा तो नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी बोलें और इसके खिलाफ बोलें, कि लोगों में इतना डर होना चाहिए कि वो ऐसा कुछ करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि बहन बेटियां हर किसी के घर में होती हैं। आप क्या सोचते हैं वो जवाब जरूर लिखिएगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपने ऐसे ही सवालों के साथ फिर से आपके सामने आता रहूंगा। इस केस में भी अगर कुछ बदलाव आता है या कुछ बड़ा आता है तो मैं उसे लेकर भी सामने आऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।